नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र वर्मा आपके अपने YouTube चैनल ESC चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वो बाल विकास के कंप्लीट रिवीजन पर पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं, ऐसे मतलब वन लाइनर रखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है कि मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि मतलब मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो कितनी हैं। तो संख्या में 14 हैं। इन 14 प्रवृत्तियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। ठीक, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि मूल प्रवृत्ति का संवेग भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं। तो पहली जो मूल प्रवृत्ति गौरव है, तो गौरव का संवेग क्या है? आत्म अभिमान है। शरणागत, इसके लिए करुणा है, जो इसका संवेग है करुणा। जिज्ञासा, जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य होता है, जब आश्चर्य होता है तभी आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर हास, हास का आमोद होता है। रचनाधर्मिता का प्रतिभाव, जिसको आप सृजनात्मकता भी कह सकते हैं। संतान कामना, ये वात्सल्य का संवेग जब आपके अंदर होगा तब संतान कामना होगी। फिर संग्रहण, स्वामित्व, इसका संवेग होता है। आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो 7 तो पॉजिटिव थी, अब 7 क्या है? 7 निगेटिव है हमारे पास। ठीक है, तो निगेटिव कौन कौन सी हैं देखते हैं इनको। नकारात्मक में पहला है पलायन। पलायन का संवेग होता है भय। युयुत्सा का होता है क्रोध। दैन्य का होता है आत्महीनता। निवृत्ति का होता है घृणा। काम प्रवृत्ति का कामुकता। सामूहिकता का एकाकीपन। और भोजन की खोज, जब आपको भूख का संवेग आपके अंदर होगा तभी आप भोजन की खोज करेंगे। कहने का मतलब इसमें से अगर कोई भी संवेग आपके अंदर आता है तब आप ये कार्य करना शुरू करेंगे। ठीक है, यही कहने का मतलब था। तो अब देखिए, इसी पार्ट से हमें ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला तो मूल प्रवृत्तियों के प्रकार कितने हैं? 14। किसने बताए? मैकडूगल ने बताए। दूसरी चीज़ कि कितनी सकारात्मक है और कितनी नकारात्मक है, तो ये डिवाइड है 7-7 के पार्ट में। ठीक, सकारात्मक ये हो गए और ये उसके संवेग, मतलब ये संवेग आपके अंदर आएंगे तब आप ये कार्य करना शुरू करेंगे। उसी तरीके से 7 आपके पास नकारात्मक हैं, उसमें से जब ये संवेग आपके अंदर आएंगे तो आप ये कार्य करना शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहा संवेग प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम। ये 3 प्रकार के, अगर मुख्य रूप से पूछ लिया जाए कि संवेग के प्रकार कितने हैं तब आप बताएंगे 3। कौन कौन से? क्रोध, भय और प्रेम। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में आया था कि जन्म के समय कौन सा संवेग है जो नहीं पाया जाता? तो जन्म के समय प्रेम नहीं होता। तो ये ऐसे पूछा गया था, शैशवावस्था में कौन सा संवेग नहीं होता? पूछ सकता है एग्जामिनर। तो प्रेम का संवेग जन्म के समय नहीं पाया जाता है। अगला है मूल्य के निर्धारण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। तो मूल्य के निर्धारण तभी अच्छे से हो पाएंगे जब आपकी सामाजिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अच्छी होंगी, तो मूल्य अच्छे होंगे। आगे की बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 एक परिभाषा है यहाँ पे कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे। यहाँ पे करे होना चाहिए था। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पुष्टि करे। ये परिभाषा किसने दी? ऑकबर्न ने दी। फिर विश्व शांति की गणना सामाजिक मूल्यों में की जाती है। फिर वह सभी मूल्य, ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे लिखा हुआ है वह सभी मूल्य जिनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है सौंदर्य संबंधी मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर थोड़ा डीपली पूछेगा तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, टेट में भी सीटेट में भी। जैसे कह देगा कि अब क्वेश्चन दे देगा कि विश्व शांति निम्न में से किस प्रकार का मूल्य है? ठीक, तो विश्व शांति सामाजिक मूल्य है। बाकी ऐसे मूल्य जिनसे हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो सभी सौंदर्य संबंधी मूल्यों में आते हैं। ठीक, आगे आते हैं। कह रहा बाल्यावस्था में संवेगों का विकास तीव्रता से होता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा किस अवस्था में संवेग सबसे तीव्र विकसित होते हैं? तो बाल्यावस्था में। फिर बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा।
फिर किशोरों को HIV एड्स की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए। कहने का मतलब अगर शिक्षा की बात करी जाए कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे एक पॉइंट हम बना सकते हैं कि किशोरों को यौन शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है, किशोरों को यौन शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होते हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान और परिस्थिति आदि। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो संवेगात्मक विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य, थकान, परिस्थिति, इनसे भी हमारे संवेग प्रभावित होते हैं। फिर विद्यालय एवं कक्ष का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है। ये जो आपके थोड़ा व्यवहार वाले क्वेश्चन हैं, ये व्यवहारिक क्वेश्चन कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ पे? सीटेट में। ठीक है, बाकी टेट के लिए तो ज़्यादातर आपके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लेगा कि विश्व शांति किस प्रकार का सामाजिक मूल्य, मतलब किस प्रकार का मूल्य सामाजिक मूल्य है, तो ये टेट के लायक का क्वेश्चन है। बाकी सीटेट में इसी तरीके से विद्यालय ये पूछेगा कि बालक का सर्वाधिक संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है, तो विद्यालय या कक्षा कक्ष के वातावरण में होता है। आगे बात करते हैं। कह रहा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार भाषा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए दो लोग अलग अलग हुए हैं। दोनों लोग, एक लोगों ने कहा कि भाषा प्रभावित करती है, और वो किसने कहा था? वो कहा था वाइगोत्स्की ने। ठीक, पियाजे ने कहा कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ये पॉइंट हमें नोट करना है, कन्फ्यूज करते हैं ये। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 16 कह रहा है प्रेरणा एवं अधिगम हेतु भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं, क्योंकि अधिगम के लिए प्रेरणा की अति आवश्यकता होती है, जो व्यक्ति के संवेगात्मक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार से प्रेरित होती है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि प्रेरणा और अधिगम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनसे आपका संज्ञानात्मक व्यवहार और संज्ञानात्मक व्यवहार दोनों, संवेगात्मक संज्ञानात्मक दोनों व्यवहार प्रेरित होते हैं। आगे बात करते हैं। बालक वहाँ बेहतर ढंग से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, और पॉइंट ये ऐसे क्लियर हो रहा होगा कि देखिए, अगर आप बालक के संवेग की कद्र करेंगे तो बालक बहुत ढंग से सीखेगा। अगर उसने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा और आपने उसका उत्तर दिया, आप उस पर नाराज़ नहीं हुए, या उसने सही उत्तर दिया तो आपने उसको शाबाशी दी, तो वहाँ पे उसका जो अधिगम होगा वो बहुत ही तीव्रता से होगा। और परिस्थितियाँ बहुत मायने रखती हैं, ये ध्यान रखना है। हम टीचर बनने वाले हैं तो टीचर के लिए कि काम तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बालक को सर्वोपरि रखना है, बालक को हमेशा पहले स्थान पर रखना है। जो भी काम करना है बालक के हित का करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा संवेगात्मक समायोजन बालकों के व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण एवं अनुशासन सभी में प्रभावी होता है। तो संवेग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बालक के संवेग अच्छे से विकसित नहीं हुए, ध्यान रखना है, अगर बालक के संवेग अच्छे से विकसित नहीं हुए तो उसका अधिगम, विकास, हर चीज़ प्रभावित होगा। फिर है पॉइंट नंबर 19 है दया भावना में वृद्धि, व्यापक वफादारी, मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव इत्यादि संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब दया भावना में वृद्धि, व्यापक वफादारी, कहने का मतलब थोड़ा क्रिटिकल शब्द है यहाँ पे, शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। कहने का मतलब जो अगर बच्चे के अंदर काइंडनेस है और फेथफुल है, मतलब वो चीटिंग करना नहीं जानता, और उसकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें संवेगात्मकता की प्रमुख विशेषता हैं। अगर बालक के अंदर संवेग अच्छे से विकसित हुए हैं तो ये गुण आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर, मतलब सकारात्मक संवेग होंगे तब। ठीक, फिर संज्ञानात्मक विकास एक समृद्ध एवं विविधतापूर्ण वातावरण में होता है। समृद्ध वातावरण होगा तो अच्छे से संवेग विकसित होंगे, वातावरण अच्छे से नहीं होगा, नकारात्मक वातावरण होगा तो नकारात्मक संवेग विकसित होंगे। फिर कह रहा है एक शिक्षक द्वारा बालकों की छोटी छोटी गलतियों पर क्रोधित हो जाना यह दर्शाता है कि शिक्षक संवेगात्मक रूप से असंतुलित है। वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था आपको पहले, कि अगर आप शिक्षक हैं, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर क्या रखना, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना है।
सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अगर आप बालक ने कोई चीज़ पूछी और आप तुरंत गुस्सा गए, छोटी छोटी गलतियों पे आप क्रोधित होकर उसको चाटा मार दिए, दंड दे दिए, तो ये चीज़ दर्शाती कि आपका विकास कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। ठीक, तो हमें वही मैंने बताया कि आपको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को ध्यान रखना है। हमें अपने संवेगों पे कंट्रोल करना पढ़ाते समय। वो कुछ पूछ रहा है तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना, उसको सहजता से बताना है। अगर आपको तुरंत आंसर आ रहा है आप तुरंत दीजिए, नहीं आंसर आ रहा तो आप कहेंगे बेटा आप हमसे क्लास के बाहर। जैसे टॉपिक से रिलेटेड उसने पूछा, मान लो आप जो पढ़ा रहे हैं उसने पूछा कोई क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप तुरंत आंसर देंगे। टॉपिक से अगर उसने बाहर का कुछ पूछ लिया तो आप उससे कहेंगे बेटा क्लास ख़त्म होने के बाद आप हमसे पूछ लेना, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है संज्ञानात्मक विकास का संबंध बालक के अभियोगिता के विकास से है, जो प्रमुखता बौद्धिकता से संबंधित होता है। पॉइंट नंबर 23 है, गर्भावस्था में बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो जानने वाली चीज़ है ये कि गर्भावस्था में बालक का विकास पहले सिर का होगा, फिर पैर का होगा। फिर गर्भ में बालक को विकसित होने में कुल समय लगता है 280 दिन। लिखना सूक्ष्म गति कौशल है, जबकि चढ़ना और फुदकना स्थूल गति कौशल है। इनके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल अभी यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये हालांकि क्वेश्चन पहले हो चुका था, दोबारा रिपीट हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, योग्यताएं और थकान। फिर स्पिनोजा के अनुसार, ये आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार संवेग के प्रकार हैं हर्ष, शोक और इच्छा। वहाँ पे क्या बताया गया था, क्रोध, प्रेम और भय। 3 संवेग कौन कौन से बताए गए थे, ये क्रोध, भय और प्रेम। और यहाँ पे स्पिनोजा एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या बताया कि संवेग 3 प्रकार के हैं, हर्ष, शोक और इच्छा। तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट तो ये हो गया कि संवेग होते कितने हैं, 3 प्रकार के। ठीक, फिर जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना का संवेग होता है। शैशवावस्था में उत्तेजित बच्चे रहते हैं, छोटी छोटी बात कुछ भी उनको मांगना हुआ चिल्लाना शुरू। फिर सबसे ज़्यादा संवेग की अस्थिरता कहाँ पाई जाती है, किशोरावस्था में। बच्चे के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, परिवार की होती है। फिर बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है कौन, सामाजिक परिवेश। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 32 है। यहाँ पे कह रहा है सामाजिकरण से तात्पर्य। सामाजिकरण का मतलब क्या है, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये सामाजिकरण से का तात्पर्य होता है, मतलब सामाजिकरण का अर्थ होता है कि बच्चा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, मतलब सामाजिक वातावरण में वो अच्छे से समायोजित हो जाए, वही उसका सामाजिकरण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। मतलब व्यवहार की योग्यता का अधिगम ही सामाजिक विकास किसके अनुरूप होना चाहिए, सामाजिक प्रत्याशाओं। प्रत्याशाओं का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो समाज के रूल हैं, ठीक है, जो अच्छे गुड रूल कह लो, जो समाज के गुड रूल हैं, मैनर है, ठीक, मॉरलिटी है, मॉरलिटी न कहो मैनर है, वो उनके अनुरूप अगर व्यवहार आपका विकसित हो रहा है, बालक का विकसित हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास हो रहा है। तो ये डेफिनेशन किसने दी, ये दी हरलॉक ने। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 34 की। कह रहा विद्यालय में बाल्यावस्था को सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है यहाँ पे। ठीक, विद्यालय में बाल्यावस्था को सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। या क्वेश्चन बन सकता है कि विद्यालय में कौन सी अवस्था है जो सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था है, बाल्यावस्था है ऐसे। फिर सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है शिक्षा। तो ये तो है, अगर आप शिक्षित हैं तो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। बालक सामाजिक विकास प्रभावित होता है किन कारणों से, सामाजिक और आर्थिक स्तर से, विद्यालय से और परिवार से। ये 3 मेन पॉइंट हैं जिनसे बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। फिर आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 37 की। कह रहा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, मतलब शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे या शिक्षण मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, वो माना जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को। शिक्षा मनोविज्ञान जो 1913 में प्रकाशित हुई थी, ये पुस्तक किसकी है, थॉर्नडाइक की है। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा, एडम्स ने। और वो 2 ध्रुव कौन कौन से हैं, एडम्स ने कहा था कि शिक्षा
मतलब शिक्षा में 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो है शिक्षक और दूसरा है शिक्षार्थी। ये 2 पॉइंट एडम्स ने कहे। ठीक, फिर आगे बात जब हम करेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी ने, जो अमेरिका के रहने वाले थे। तो जॉन डीवी ने, भाई शिक्षक और शिक्षार्थी तो एडम्स ने कह दिया था, जॉन डीवी ने एक और इसमें बढ़ा दिया, क्या? पाठ्यक्रम। तो आज के समय में, अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? फर्स्ट नंबर पे आपका शिक्षार्थी है। फिर अगला यहाँ पे कथन है, आपके भारत से है, सा विद्या या विमुक्त है, मतलब अर्थात शिक्षा वह है जो क्या दिलाए? मुक्ति दिलाए। ये कथन किसका है? शंकराचार्य जी का है। आगे आते हैं, पॉइंट नंबर 42 है। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं रखी हुई हैं इम्पॉर्टेंट जो पूछी गई हैं। कह रहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा है। ये परिभाषा किसने दी? स्वामी विवेकानंद जी ने दी। विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ये यजुर्वेद का कथन है। वेद कितने हैं? 4। फिर मनोविज्ञान की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि है। शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। किस काल में शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था? वो था वैदिक काल। फिर मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम उंट को। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को। और उंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। तो एक क्वेश्चन हमारा यहीं पे बन जाता है कि उंट कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के। या ऐसे कह सकता है उंट क्या थे? दार्शनिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने 1861 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ये पूछा ऐसा गया कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो वो उंट ने की थी। कब की थी? 1861 में की थी। अगला आज का लास्ट पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बालक, देखिए ये चीज़ आपने, मतलब अगर आपके आसपास कोई बालक है तो आप महसूस कीजिएगा, उससे जब वो आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आप उससे एक रिपीट में प्रश्न पूछिए, कुछ भी पूछ लीजिए। अगर उसको पता होगा तब तो ठीक, नहीं पता होगा तो वो आपको मतलब कुछ भी मनगढ़ंत बता देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि अगर बालक जो भी सीखता है वो उसमें क्या करता है, वो क्या करता है, वो अपनी दृष्टि, अपने सोच का वहाँ